सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। और जिस तरह से आज साल 2023 का जो आखिरी सूरज था वो भी जनाब ढल चुका है, गुरूब हो चुका है और अब हम नए साल में अब से कुछ घंटों बाद दाखिल हो जाएंगे। रात 12 बजे साल नौ का आगाज़ हो जाएगा और इस साल जनाब हम सेलिब्रेशन नहीं करें जिस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जब भी कोई नया साल आता है तो उसकी सेलिब्रेशन भरपूर तरीके से मनाई जाती है, पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन इस बार हम चूँकि फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करने के लिए और साल नौ का जिस तरह से सेलिब्रेशन का आगाज़ किया जाता है हम लोग उस तरह से नहीं करने जा रहे। ये एक तरह का अलामती एहतजाज भी आप कह लें। लेकिन पाकिस्तान इस साल क्योंकि गज़ा में जो इजरायली बर्बरियत जारी है, जुल्म सितम जारी है, कत्ले आम वहाँ पर किया जा रहा है, जीनोसाइड की जा रही है वहाँ पर, बल्कि जीनोसाइड क्या वहाँ सिर्फ मुसलमानों के नहीं, आज जो हम रिपोर्ट्स देख रहे थे ईसाइयों पर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, बेसिकली इजरायली इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये दिखाई दे रहा है वहाँ पर साफ। उस पर जो दुनिया भर का रवैया है, जो खामोशी है और जो सपोर्ट सिस्टम दीगर ममालिक की तरह जिनमें यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं, जिनमें अमेरिका सबसे आगे है, उनकी जानिब से जो सपोर्ट की जा रही है वो शर्मनाक तरीन है। उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से साल 9 की हम बात कर रहे हैं जनाब, इस साल 2023 की अगर हम बात करें, ये कैसा रहा पाकिस्तानियों के लिए ओवरऑल, क्योंकि जो आपके सियासी हालात होते हैं उनका मुआशी हालात के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, यानी दोनों इंटरलिंक हैं। अगर आपकी पॉलिटिकल हम देखेंगे कि इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, तो साथ ही साथ आपकी जो मुआशी हालात हैं वो भी बेहद मुतासर होंगे, आपकी मईशत दुरुस्त समत पे नहीं जा सकेगी। तो सियासी हालात हमने देखे कि काफ़ी मुश्किलात का शिकार भी रहे, कई जलसे जुलूस, एहतजाज, और उसके बाद पार्टीज़ का टूटना, फिर नई पार्टीज़ हम देखा कि उनकी तश्कील हुई। तो इस तरह के हालात हमने देखे, बड़ा मिला जुला सा रुझान रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे ही एक निगरान सेटअप आया तो थोड़ा सा एक रिलीफ इस सूरत में सामने आया कि आर्मी चीफ मुल्क के वो सामने आए और उन्होंने मुआशी हालात को संभाला देने की भरपूर कोशिश की, जिसके असरात भी हम देख रहे हैं। तो आज चूँकि आज का जो नौजवान है, आज की जो पाकिस्तानी अवाम की अगर हम बात करें, जिस नहज पर वो खड़े हैं, क्योंकि महंगाई के जो असरात हैं, आपके घर का चूल्हा वो मुतासर होता है, आपके घर के जो मामलात हैं वो मुतासर होते हैं। तो डेफिनेटली एक हम देखते हैं कि मायूसी के बादल छा जाते हैं। अब उसको छट करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट किए रखते हैं, जिनसे हमारी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। तो ऐसी ही हमने एक कोशिश की है अपने आज शो में तरतीब देने की, गेस्ट को इन्हीं के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम चाहेंगे कि मुल्क में जो अगर कहीं ना कहीं कुछ हालात ख़राब होने की वजह से मायूसी का जो एक आलम है, उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं और अपने मसाइल को ओवरकम करने के लिए इनफरादी तौर पर हमारा क्या किरदार होना चाहिए, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ उमैर जालियावाला मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डॉक्टर मोइज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दोनों को मैं खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोइज़ साहब, ये कहिएगा, अभी मुल्क में 2023 मुआशी तौर पे भी मिला जुला रुझान रहा, क्योंकि आगाज़ अच्छा नहीं था, मुल्क दिवालिया होने की खबरें भी आ रही थी और उसके बाद फिर सारी जो सिचुएशन उसको हैंडल तो कर लिया गया, लेकिन महंगाई का जो एक बहुत तेज़ लहर आई, उसके काफ़ी गहरे असरात थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ स्टेबिलिटी आना शुरू हुई, डॉलर थोड़ा नीचे आ गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हम तेज़ी से इजाफा देख रहे थे वो थम गई। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मायूसी भी एट द सेम टाइम छाई रही। लोग कहते रहे कि पाकिस्तान के हालात शायद ऐसे ही रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान छोड़कर बाहर नौकरियां तलाश करने के लिए निकल गए। तो ये सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करके रखें और जमे रहें कि नहीं, वो कहते हैं ना, उम्मीदें बाहर रख, हम उम्मीद तो कायम रहनी चाहिए। देखिए, के लिए बड़ा जरूरी, जब आप तवक्कुल की बात करते हैं तो बगैर असबाब के तवक्कुल नहीं होता। उम्मीद बंद आंखों से नहीं की जाती। अगर आप बीज बोते हैं फूल का तो आप उम्मीद रखेंगे कि फूल ही निकलेंगे, मगर आप कांटों के बीज बोएंगे तो आप उम्मीद नहीं रख सकते कि फूल। ये तो बेवकूफ़ी इंसान की अगर ये सोचता है। देखिए 2023 में
मुल्क बहुत ऊपर नीचे मसाइल से गुजरा है, और ये फैक्ट है कि कई हजार लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। इसकी वजह ये है कि देखिए, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क के हालात माशी हो, समाजी हो, इखलाकी हो, वो अगर ठीक हो जाए तो उसके लिए में एक इदारा होता है दुनिया में, जहां जहां दुनिया में इंसान तरक्की करता है या लोगों की जिंदगियां बेहतर है या उनको आराम मैसर है, उनको जॉब्स मैसर है, बिजनेस अच्छे हैं, वहां एक इदारा ऐसा है जो अपना काम करता है, वो है अदल इंसाफ का इदारा। बिल्कुल। इस माशरे से इंसाफ चला जाए, आप जितनी भी कोशिश कर ले वो माशरा कभी बेहतर नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, मिसाल के तौर पर आपकी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आपकी बिजली की कीमत बढ़ती है, क्या एक आम पाकिस्तानी किसी ऐसी जगह दरवाजा को दस्तक दे सकता है और पूछे कि भाई मुझे ये बताओ कि कराची के अंदर बिजली की इतनी कीमत क्यों है, इसकी वजह क्या है, मुझे कोई प्रूफ दो इसका कि बिजली की कीमत इतनी क्यों होनी चाहिए? कोई इदारा ऐसा नहीं है आपके पास। लोगों ने बहुत कोशिश की, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, वहां से भी कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये याद रहे कि उम्मीद रखनी चाहिए जब असबाब आपके पास तालीम का बेड़ा गर्क हो चुका है, बच्चे जाली डिग्रियों के पीछे, बच्चे नकल करके पास हो रहे हैं, तो आप उम्मीद उस सूरत में रखें कि जब पूरा पाकिस्तान ये कोशिश करे कि हमारे जो अदलिया के इदारे हैं वो अपने तौर पे काम कर सके, आजाद हो, तो तब इस मुल्क में डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आएगा। इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, ये मुल्क स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, दुनिया के लिए सब कुछ है, लेकिन सिर्फ अदल इंसाफ की कमी की वजह से इस मुल्क के अंदर जो तकलीफें लोगों को हो रही है, जहालत का बढ़ रहा है, इखलाक का बेड़ा गर्क हो चुका है, आपकी इकदार खत्म हो चुकी है, ये तमाम चीजें इसलिए है कि कोई पकड़ धकड़ नहीं है, और पकड़ धकड़ने के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कि किसी शख्स को आप सजा दें। मैं मतलब एक सिंपल बात करो, अगर आपको पाकिस्तान का मिजाज समझना है, कुछ ना करे, किसी चौराहे पे खड़े हो जाए, देखें उस पर ट्रैफिक कैसे चलती है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोगों की जहालत का क्या हालत है। लोग मजाक कर रहे हैं कानून का, जिसकी जो मर्जी उस तरह गाड़ी चलाता है, कोई बोलने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उमर, आप किस तरह से सारी सिचुएशन को देखते हैं? जिस तरह से बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया डॉक्टर मोइज़ ने, अदलो इंसाफ अगर हम इस पर ही काम कर लें तो वो जो एक पूरा सिस्टम में बिगाड़ हम देखते हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि वाकई हमें सबसे पहले अदलो इंसाफ पे अगर हम बात करें तो अगर इनफरादी तौर पर अगर हम बात कर लें, इनफरादी तौर पर हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? हमारा अपना किरदार क्या होना चाहिए इसके लिए? चलें, उमर से हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरह से वीडियो लिंक पर कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं, तो उनसे दोबारा हम सवाल अपना सामने रखेंगे। उमर, ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अदलो इंसाफ की बात की, लॉ एंड ऑर्डर अगर आपने मेंटेन रखना है तो सबसे पहले आपको अदालतें आपको इंसाफ फराहम करें। हम देखते रहे कि क्राइम रेट में हमारा इजाफा हुआ। सियासी तौर पे अगर देखें, आपस की जो लड़ाइयाँ झगड़े थे उसकी वजह से मुल्क मुआशी हालात से भी उनको सख्ती से गुजरना पड़ा। तो ये अदलो इंसाफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इनफरादी तौर पर किस तरह से अपना, डॉक्टर साहब, किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए जी, अदल शुरू होता है अपने घर से। अगर हम घर में, मिसाल के तौर पे हमारी बेटियां घर के अंदर है, उनको वो मकाम नहीं दिया जाता, बेटे को ज्यादा दिया जाता है क्योंकि बेटा बड़ा होकर कमाएगा, माँ बाप को सपोर्ट करेगा, बेटी तो पराए घर की है। तो अदल घर से नहीं है। अगर घर में अदल सास बहू के साथ, बहू सास के साथ, शौहर बीवी के साथ अदल से पेश आए, बीवी शौहर के साथ आए, अगर घर में अदल होगा तो ये अदल जो है वो फैलता है। देखिए, एक बच्चा जब जवान होगा, उसने अपने घर में देखा है कि मेरे घर में अदलो इंसाफ हर हवाले से है, माँ बाप सबके साथ बराबर का सलूक करते हैं, हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट इज्जत करता है। जब वो माशरे में जाएगा, अगर किसी इदारे में नौकरी कर रहा होगा, वहां वो कोशिश करेगा अपनी जात से उस इदारे में जहां तक मुमकिन है अदल कायम कर सके। बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस में अदल कायम करेगा। इस तरह ये माशरा अगर अदलो इंसाफ में, मौला कायनात का बड़ा खूबसूरत कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है जुल्म का, और जुल्म अपोजिट जो जिद जो है वो अदलो इंसाफ का ना होना है। तो अब हमारा जितना दुनिया में, अच्छा मेरी बड़ी आदत है, मैं दुनिया के बड़े मुल्कों में ट्रैवल करता हूँ, बड़ा मैंने स्टडी किया मुल्कों को कि इनकी तरक्की का राज क्या है। मतलब मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, दुनिया के सबसे खतरनाक और जाबिर किस्म के बैरी कज़ाक होते थे, वो जो जुल्म करते थे उसकी इंतहा ठीक नहीं सोच सकते। आज वो दुनिया का तहजीब तरीन और महज़िब तरीन माशरा क्यों है? वहां पे जेल भी नहीं है, खुली जेल है। वजह यह है कि वहां पे सबसे दो चीज आई, एक तो तालीम आई जिसने फिर आगे जाके ऐसे लोग पैदा किए जो अदलो इंसाफ कर सकते, और दूसरा
उनका अदल का निजाम इतना परफेक्ट है कि उस मुल्क का वजीर आजम हो, उस मुल्क का प्रेसिडेंट हो, वो और आम शहरी बराबर है। किसी रेस्टोरेंट में वजीर आजम खाना खाएगा, उसके साथ वाले टेबल पे आम आदमी खाना खा सकता है। ये नहीं कि ब्लॉक कर दिए और कोई नहीं आ सकता और रोड बंद कर दिए। ये होता है वो रास्ते की जिससे मुल्क तरक्की करता है, और जहां अवाम को उनके हुकूक का पता हो, उनको पता हो कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मेरा भी उतना ही हक है इस मुल्क के ऊपर जितना मेरे वजीर आजम का या किसी और का। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। उमैर से हमने रिकनेक्ट कर लिया। उमैर, आपको डॉक्टर साहब ने आप जो बातें की वो तो आपने सुनी होंगी यकीनन। एक तो यही बात आ जाती है कि हम जब भी कोई बात होती है या तो हुक्मरानों, मुल्की हालात का जिम्मेदार हुक्मरानों को, ब्यूरोक्रेसी को, या कोई किसी इदारे को ठहराकर खुद उससे बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। हमारा अपना किरदार क्या होना चाहिए? क्या मुआशरे इनफरादी तौर पर अगर हम अपना किरदार अदा करने बैठें तो मुआशरे में आप नहीं समझते कि एक तवाज़ुन कायम हो सकता है, बेहतरी आ सकती है? जी बिल्कुल, बल्कि असल बेहतरी उसी से आती है। मेरे उस्ताद ने मुझे 2005 में सिखाया था, द टॉप इज नॉट द टॉप। जिसको हम ऊपर मानते हैं वो ऊपर नहीं होता। द टॉप इज द ग्रास। टॉप जो है वो अवाम होती है, और जिन ममालिक की आप बात कर रहे हैं उसकी अवाम बहुत आगे बढ़ चुकी है, ज़हनी तौर पे, फिक्री तौर पे, जैसे पाकिस्तानी अवाम भी आगे बढ़ रही है। अब आप देखें सियासी तौर पे पाकिस्तानी अवाम आगे बढ़ी है। तो मैं कहूँगा इसी तरीके से डिजिटल एज में पाकिस्तानी नौजवान बहुत आगे बढ़े। ये तमाम बातें बड़ी दुरुस्त हैं जो डॉक्टर साहब ने की हैं, लेकिन उसके साथ आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो ज्यादा अहम है कि लोगों का रवैया, पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान का वो करता है जिसका वो वादा करता है, क्या वो वक्त पे आता है, क्या वो अपने आप को काबिल बनाता है, अपनी सलाहियतों पे काम करता है, जब वो सड़क पे गाड़ी चलाता है क्या वो उसूल की पासदारी करता है, क्या वो तो रिश्वत नहीं दे रहा, सामने वाला तो ले रहा है, लेकिन क्या उसने तो तय नहीं कर लिया कि इसके बगैर उसका काम नहीं चल सकता, क्या उसका जाविया बहुत मनफी तो नहीं हो गया? जैसे कि हम सुन रहे हैं कि इस मुल्क में कुछ नहीं है, मुझे तो इस मुल्क में बहुत कुछ नजर आता है। मैं इस वक्त एक कॉफी शॉप पे खड़ा हूँ, लाइनें लगी हुई हैं। आप कहते हैं इस मुल्क में कानून नहीं है, आप मोटरवे पे कानून तोड़ के देखें। आप कहते हैं इस मुल्क में तालीम नहीं है, आप पाकिस्तान के बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में तालीम जाके देखें, वहाँ के स्टूडेंट्स का डायलॉग सुने। तो इस मुल्क में सब कुछ है, लेकिन छोटे पीसेस के अंदर है। तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ पाकिस्तान के जाविये से जो ये कहने पे आ गए हैं माजरत के साथ इस साल के आखिर में कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, इस मुल्क में देखो कोई कानून तो ऐसा नहीं है, कोई कानून देख रहे हैं कि जो बाहर जाने वाले नौजवान हैं, बाहर नौकरी ढूंढने के लिए जाने वाले, हम देख रहे हैं कि हमारी यूथ उनका इंटरेस्ट बहुत कम दिखाई दे रहा है यहाँ पर रहने में। मायूसी, हर दूसरे बंदे से बात करके देखें, वो कहते हैं कि बाहर किसी तरीके से किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं, दुबई चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, वहाँ जाके नौकरी ढूंढ लेते हैं, पाकिस्तान से निकलें। ये स्टैट्स में इजाफा क्यों हुआ? क्योंकि रिपोर्ट्स भी आई ना। बिल्कुल, जब मनफी सोच होती है तो एक तो बिल्कुल इस पे डायरेक्टली इजाफा होता है, दूसरा इस मुल्क में महंगाई रही है, मौके कम रहे हैं, नौकरियां बहुत हम कम प्रोड्यूस कर पाए, तो हमारा ग्रेजुएट जो है वो अच्छी से अच्छी जगहों से ग्रेजुएट करने के बाद उसको ये मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, इसीलिए उसको बाहर का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। लेकिन मैं इसको कोई मनफी निगाह से नहीं देखता। हमारे मुल्क के कुछ लोग अगर बाहर जाके काम करते हैं तो आप देखें जो पाकिस्तानी ऑलरेडी बाहर हैं, क्या उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया है? वो आज तक कितनी मतलब आवाज अपनी बुलंद किए हुए हैं, तो और साथ पाकिस्तान के लिए बहुत तहफ़ भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, टूरिस्ट भेजते हैं, उनका अच्छा काम देख के दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम बुलंद होता है। तो हर डेवलपिंग कंट्री की कहानी में बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि इस साल हमने ज्यादा खोया है, और मेरी नजर में उसकी वजह ये है कि यहाँ के सियासतदानों ने और जनरल लोगों ने इतनी नेगेटिविटी फैलाई है इस मुल्क के बारे में, जैसे इस मुल्क में करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं चलता। और यही बात हम जो पहले सुन रहे थे, तो हमें ये दिखाने की जरूरत है कि इस मुल्क में क्या कुछ चल रहा है, और जो नहीं चल रहा वो तमाम के तमाम मौके हैं। जितने मसाइल होते हैं उतने मौके होते हैं लोगों के लिए काम करने के लिए। तो हमें उस तरफ लोगों को लाने की जरूरत है। सर, डॉक्टर साहब, ये इतना मुआशरे में और हम देख रहे हैं कि मुल्क में बिगाड़ पैदा हो गया है कि जो बंदा बाय बुक भी चलना चाहे ना, वो जो कहते हैं आसान लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में, कि शरीफ बंदा, सीधा बंदा, वो चलने भी लगे ना उस तरीके से, तो उसको सिस्टम मायूस कर देता है, उसकी चीज़ों को डिसमिस किया जाता है।
उसको कहा जाता है कि नहीं इस तरह आगे नहीं बढ़ पाओगे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जिन्होंने चलना भी होता है वो फिर वो दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं जो आसान रास्ता भी है और जिसको हम कहते हैं कि शॉर्टकट आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये तो इस तरह से वो सिस्टम ठीक ही नहीं होगा। देखिए, मैं जाती तौर पे असल में सिस्टम जब खराब होता है, कोई भी एलिमेंट बाहर से आकर उस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहे तो या तो वो करप्ट होना पड़ेगा या फिर वो मतलब फेंक दिया जाएगा। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, फैक्ट है कि रेस्टोरेंट्स में जगह नहीं है, बुकिंग है। कल हम ये खाना खाने जा रहे थे तो पता चला जी रात के 11 बजे तक बुक है। ये एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल की हम बात करें। हम उन मासेस की बात नहीं करें जो गांव देहात छोटे शहरों में रहते हैं। राइट। मुझे बताइए, अगर एक शख्स की 60,000 रुपए तनख्वाह है, वो 60,000 में अपने बच्चों की स्कूल की फीस देगा, वो बिजली का बिल भरेगा, वो गाड़ी में पेट्रोल डालेगा, मकान का किराया कैसे देगा? ये हो नहीं सकता। तो दुनिया का सिस्टम ये होता है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या जो भी कमोडिटीज होती है जो आप यूज करते हैं, उसमें और आपकी तनख्वाह में एक डिफरेंस होता है बड़ा, कि जी आपका 30% अगर खर्चा होता है ग्रोसरी में, इसमें वगैरह वगैरह, तो आपके 70% बचते हैं, उसमें से आप कुछ परसेंटेज किराए पे देते हैं, कुछ इंश्योरेंस को देते हैं। यहाँ मसला सारा ये है कि सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है और सिस्टम के करप्शन की बहुत सारी वजूहत है। कहते हैं कि किसी मुल्क को या किसी माशरे को तबाह करना है तो चंद चीजें करें। नंबर 1, इसका तालीमी निसाब जो है उसका बर्बाद करते हैं, बेड़ा गर्क करते हैं तालीम का। दूसरा, अदलो इंसाफ खत्म कर के अंदर वो खत्म हो जाएगा। तीसरा, उनकी जो इकदार है, जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज खत्म कर दे। अब कि मैं अगर एक गाड़ी चला रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं गाड़ी चलाते हुए मुझे बड़ा मसला होता है, क्योंकि कल की बात है, मैं जा रहा था रास्ते में, रिक्शा वाला आ रहा था वन वे, मैंने गाड़ी वहीं रोक दी, मैंने कहा जी वापस जाओ, आगे से घूम के आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये वन वे है, एक गाड़ी निकलने की जगह, तुम कैसे आ सकते हो? खैर बात मान गया, मगर हाउ मेनी ऑफ अस वुड डू दैट ऑन द रोड? ये तो दुश्मनी पालने वाली बात है ना। कोई शरीफ बंदा था तो उसने मेरी बात सुन ली, कोई बंदा तो लड़ने बैठता। तो असल में सिस्टम जब करप्ट होता है तो उसमें आप कुछ भी डालें, वो या तो करप्ट होगा या फिर उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। तो जो वाकई लोग अच्छे हैं, जो चाहते हैं इस मुल्क में काम करना, उनके लिए बड़ी डिफिकल्टी है। ये फैक्ट है। देखिए, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी, अच्छा ब्यूरोक्रेट हो गया, कोई भी माशरे का फर्द हो, वो आता इसी माशरे से। अगर एक ब्यूरोक्रेट है, उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए, उस 1 लाख रुपए में एक तो उसको गुजारा करना है, प्लस उसको अपने बॉस की बात माननी है। अगर बॉस उससे कहता है कि तुम ये काम करो जो कि वो गलत है, उसके पास 2 चॉइस है, या तो वो काम ना करे और उसकी डिमोट कर दे या उसको कहीं ट्रांसफर कर दे किसी गांव देहात के अंदर, या फिर बॉस की बात माने, गलत काम करे और अपनी जमीन को दबा दे। तो ये सारे अगेन वही सिस्टम मजबूर कर देता है ना आपको दूसरा रास्ता इख्तियार करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उमैर, आप साथ ही रहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि हर साल के आगाज़ में लोग पहले से ही तैयारियां करते हैं कि हमने इस साल जो कुछ चीज़ें हम अचीव नहीं कर पाए, तो वो रेजोल्यूशंस बनाते हैं और जिसको कहते हैं अहद नौ किया जाता है। तो 2024 के लिए लोग वो भी कर रहे होंगे, अहद नौ किए जा रहे होंगे, रेजोल्यूशंस अपने जहन में सोच के रखी होंगी, कुछ लोग उसको लिख भी लेते हैं। अच्छा, हमने भी कई बार ऐसा किया है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी पूरी नहीं हुई वो चीज़ें, या शायद हम उस पर काम नहीं करते, सिर्फ उसको जहन में रख लेते हैं। तो इसके पीछे क्या साइकी है? कैसे अपनी रेजोल्यूशंस जो हमने सोच रखी हैं अपने किरदार में, अपनी शख्सियत में बेहतरी लाने के लिए, उसको कैसे पूरा किया जाए, फोकस कैसे किया जाए उस पर? देखिए, एक तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लोग अब इसको बड़ा डिस्करेज करते हैं, रेजोल्यूशंस ना बनाएं और सिर्फ साल तब्दील करें तो वही चलती रहती हैं। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया आपकी जिंदगी में आना जरूरी है, और अगर साल के आखिर में आ जाए तो अच्छा है, इस बहाने आ जाए। लेकिन जो चीजें आप सोचती हैं उस वक्त, ये बड़ी अहम चीजें होती हैं, ये बड़ी आपके अंदर की आवाज होती है, और बाकी वो चीजें होती हैं जिसको अगर आप करें तो आप बहुत अपना साल खुश कर सकती हैं। अब ये जो ना करना है चीजों का, तो आप जानती हैं हमारे अंदर एक छोटा दिमाग है जो कि बिल्कुल जानवरों के दिमाग जैसा है, जो कि चाहता है कि हम कुछ ना करें। हम टीपी रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ ठंड प्रोग्राम, यानी ठंड प्रोग्राम हो यानी ना उठना पड़े। आप देखें, जिम जाने में भी मुशक्कत है, खाना चेंज करने में मुशक्कत है, नमाज उठने में मुशक्कत है, काम छोड़ना, वुजू करना, तो हर काम एक मुशक्कत मांगता है। लेकिन अपने आप को मैं कहूंगा कि ये ज़ाविये कुछ दें जो इस साल आपको हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, नो पेन इज नो गेन। यानी अगर आपने कुछ हासिल करना है तो साथ उसके मुशक्कत तो जरूरी है। अगर उमैर ने बॉडी बनानी है, चाहे बॉडी बनानी है, चाहे अपना माइंड निखारना है, सलाहियतें बढ़ानी है, स्टूडेंट्स जिन्होंने कामयाब होना है, वो प्रोफेशनल्स जो कि प्रमोट होना चाहते हैं, तो आपने कुछ ना कुछ पेन्स तो उठाने होंगे। और मुझे उम्मीद है कि पेन से मुराद ये नहीं है कि आप बॉसेस को खुश करें, बल्कि वो
अपने अंदर बनाएं और आपको वो कामयाबी मिल सके। सो नो पेन इज नो गेन, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वही करेंगे जो 2023 में किया है तो आपको वही मिलेगा जो 2023 में मिला है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया मिले 2024 में तो आपको चीजें करनी पड़ेंगी। तो दूसरा मशवरा ये हो गया। तीसरा ये एक्शन पे आने के लिए कि थोड़ा सा भी चेंज ले आए, बजाय इसके कि देखिए नए साल पे ना हम बड़ा लंबा सोचते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं। बाय द वे वो तमाम चीजें मुमकिन है 10 साल में सोचें। 10 साल में आप सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन 1 साल में शायद करना वो वाकई अनरियलिस्टिक होता है, और इस वजह से जब गोल बड़ा अनरियलिस्टिक हो जाए तो वो डीमोटिवेटिंग हो जाता है। तो अपने गोल्स को बिल्कुल बेस छोटा और बेबी स्टेप्स जिन्हें कहा जाता है उसके ऊपर ले आए, यानी छोटा कदम उठाएं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते गोल्स टू अचीव बिगेस्ट, राइट, पे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने उमैर, हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त निकाला आज के शो के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन अभी और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारे साथ दीगर गेस्ट होंगे। 9:30 से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और जो 2023 है उसमें हमने क्या खोया क्या पाया, इस हवाले से बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाजरीन ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं क्योंकि हमारे मुल्क में एक एंटरटेनमेंट का एक बहुत अहम किरदार है और शोबिज़ इंडस्ट्री इस साल 2023 कितना कमा सकी, क्योंकि जो शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं या जो कहते हैं ना कि पेशन गोइयाँ करने वाले अफराद हैं, उन्होंने तो यही कहा कि जो साल 2023 था वो इतना अच्छा नहीं रहा, मायूस कुन रहा शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए। कोई फिल्म सुपर हिट नहीं हो सकी और इसके अलावा जो फिल्म रिलीज़ करने की जो रफ्तार थी वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार रही। लेकिन 2024 के बारे में प्रेडिक्शंस हैं कि ये शायद साल 2024 जो है वो कुछ बेहतर साबित हो। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकार इस हवाले में क्या ख्यालात रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अदनान सिद्दीकी, मारूफ अदाकार हैं जनाब, और उनके साथ साथ अली खान, इनका भी शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, मारूफ अदाकार हैं, इंडिया में भी कई फिल्म्स में काम कर चुके हैं और अब पाकिस्तान में कई ड्रामास और फिल्म्स में किरदार निभा चुके हैं। तो दोनों को मैं वेलकम करूंगी। अदनान की जानिब सबसे पहले जाऊंगी। अदनान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अदनान, साल 2023 तकरीबन इख्तिताम हो चुका है, चंद घंटे रह गए हैं कि हम 2024 में दाखिल होने वाले हैं। ये साल ओवरऑल मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए या शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए, ड्रामा इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा? मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि नया साल कैसा रहेगा। मैं ये दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए सेहतमंद, खुशियां भरा, सुकून, अमन से भरा हुआ नया साल है। आमीन। जब ये सब चीजें होती हैं प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। अच्छा अली, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे अदनान नए साल के लिए भरपूर तवक्कुआत रखते हैं, उन्होंने अपनी विशेस वो हमारे सामने रखी। आप क्या समझते हैं साल 2024 को आप किस तरह से देख रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री के लिए? मुझे तो लगता है कि माशाल्लाह हमेशा की तरह, हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा रहा। ऑडियंसेस को काफी अच्छे ड्रामे देखने को मिले और बहुत उन्होंने सराहाया। तो यू नो हर साल चीजें इम्प्रूव ही हो रही है और दिस ईयर वाज नो एक्सेप्शन। अच्छा अदनान, ये फिल्म इंडस्ट्री चूँकि उनका ख्याल होता है कि हुकूमती सतह पर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ऐसे इकदाम किए जाएं, स्टेप्स लिए जाएं जिससे मीडिया इंडस्ट्री का जो है वो अच्छा फीडबैक आए, उसमें उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़े। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या इकदाम होने चाहिए, क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, क्या मुतालबा करेंगे आप? वही बनानी चाहिए जो हर हुकूमत के आखिर में बनती है और उसके ऊपर कोई अमली जामा नहीं बनाया जाता। जब हुकूमत खत्म हो रही होती है ना कोई, तो हम एक तकरीब करते हैं, हुकूमत की तरफ से होती है, जिसके अंदर अहकामात दर्ज किए जाते हैं कि भाई ये होगा फर्टर्निटी के लिए, ये होगा, ये होगा, और जब वो हुकूमत आ जाती है तो फिर भूल जाती है। तो ये ना हो, जो भी हुकूमत आए, जो भी अहकामात कायम करे, उसके ऊपर पूरा अंजाम दिखाए। अली, अदनान की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्या पॉलिसीज होनी चाहिए मीडिया इंडस्ट्री के लिए हुकूमती सतह पर? इंकरेजमेंट देना चाहिए, कुछ ट्रेड लाइसेंसेस और लीनियंट करनी चाहिए, टैक्सेशन भर्ती करनी चाहिए अगर नए कुछ इंसान लाना चाहे, और दूसरे मुल्कों की तरह हमारी हुकूमत को भी यहाँ पे फिल्म मेकर्स को इंकरेज करना चाहिए कि अगर आप
एक्स अमाउंट ऑफ पैसे लगाते हैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ बिजनेस पर्सन, तो टू हेल्प टूवर्ड्स योर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको एक रीबेट मिलनी चाहिए। बाहर के मुल्क करते हैं तो हमारा मुल्क क्यों नहीं करे? और अगर करेंगे तो सिर्फ पाकिस्तानी फिल्में नहीं बल्कि बाहर के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हमारी लोकेशंस पर आकर फिल्में करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा टैलेंट एग्जिस्ट करता है। अली, जिस तरह से अभी हम 2024 में एंटर हो रहे हैं, दाखिल हो जाएंगे, 2023 में हमने अपने प्यारों को खो दिया, उनमें बहुत से ऐसे फनकार भी थे जो अपनी यादें छोड़कर चले गए, बहुत से हमारे ऐसे साथी थे, आपके ऐसे साथी थे जो दोबारा हम उनको स्क्रीन्स पर नहीं देख सकेंगे उनके मद्दा, बस उनकी यादें रह गई हैं। कोई याद ऐसी किसी साथी की आप शेयर करना चाहें? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला उन सबको गलत दर्जात पर पहुंचाए और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ हम सबको करनी चाहिए। और यही है कि जिनके साथ ये वक्त गुजरा था, मुझे तो कभी साल याद आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा वक्त था और अल्लाह ताला उनकी फैमिली को भी सब्र रखे। अदनान, आप कोई याद शेयर करना चाहेंगे, कोई ऐसा वाक़या बोल न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन से जो आपके साथी इंतकाल कर गए, दुनिया से कूच कर गए? ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने की नहीं नायाब है। अरे वाह, ये नायाब लोग थे, हैं और रहेंगे। हम इनकी यादों के सहारे जिंदा रहेंगे, इनके काम के सहारे जिंदा रहेंगे, इनकी खिदमात के सहारे जिंदा रहेंगे। बहुत से ऐसे नाम हैं जो गुज़िश्ता साल में नहीं, उससे पहले भी कही गए, मगर मेरी से गुजारिश ये है कि उनको सिर्फ उस वक्त नहीं याद किया जाए जब ये दुनिया से निकल जाए, इनकी जिंदगी में इनको याद रखा जाए, किसी भी हवाले से, माली हवाले से, मॉरली हवाले से, किसी भी हवाले से इनको याद रखना चाहिए। बस, बिल्कुल सही बात की आपने। अच्छा अदनान, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की हवाले से बात कर लेते हैं। हर इंसान कोई अहदे नौ करता है कि आने वाले साल में ये चीज़ें हमने अकम्प्लिश करनी है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं, आपकी रेजोल्यूशंस क्या हैं? तो मेरा कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं होता, मेरी हर सुबह एक नई सुबह होती है, नया सूरज की तरह, नई हवा की तरह, नए झोंके की तरह हर नया दिन अपना मैं शुरू करता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि एक दिन उसने मुझे और दे दिया जीने के लिए, ताकि मैं कुछ अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अली, आपकी जानिब आऊँगी। अदनान तो कह रहे हैं कि उनकी कोई नई रेजोल्यूशन, न्यू ईयर के लिए कोई रेजोल्यूशन नहीं है, हर दिन उनके लिए एक नया दिन होता है और उसमें वो नया अहद करके जाते हैं। तो आप किस तरह से, आप क्या रवायती वो जो एक अंदाज़ है रेजोल्यूशंस वाला, उसको आप फॉलो करते हैं? आपकी रेजोल्यूशंस कुछ हैं तो जो आप शेयर करना चाहें? मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन उसके हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस्ड है और मैं चाहूंगा विदाउट पुटिंग द प्रेशर ऑफ अ रेजोल्यूशन, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं अपनी जिंदगी में हेल्थ वाइज थोड़ी सी और सुधार लाऊं, डाइट, फिटनेस, मेंटल हेल्थ, इन सब के हवाले से। दैट्स ग्रेट। साल 9 के हवाले से, 2024 के हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या चेंजेस लेकर आएंगे? क्या ख्वाहिशात हैं जिनको पूरा कर रहे हैं आपने? अली, उम्मीद है कि पाकिस्तान का नाम और रोशन हो, हमारा सॉफ्ट इमेज बढ़ता जाए। हमारा काम यही, जिस तरह बाकी के ममालिक हैं OTT प्लेटफॉर्म पे हमारा फुटप्रिंट थोड़ा और जमकर पेश आया करे, बस यही है एक्चुअली। राइटिंग तो हमारी अच्छी, कंटेंट अच्छा बन रहा है, यही कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बेहतर हो ताकि और दिल खोल कर प्रोडक्ट बनाने की सोचें। चलें, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अदनान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ हमारे अली मौजूद थे, अली खान एक्टर, दोनों का बेहद शुक्रिया। हमारे साल 9 के हवाले से 2024 के क्या प्लान्स हैं उनके, उस हवाले से हमारे साथ बातें शेयर की। तो जनाब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की भी हमने बात की, आज के शो को हम एक फुल पैकेज बनाकर चल रहे हैं आगे। तो एक स्पोर्ट्स जिस पे आवाम की बड़ी नज़र होती है, और स्पोर्ट्स में खुसूसन क्रिकेट जो कि हमारा कौमी खेल नहीं है लेकिन उसको ट्रीट ऐसे किया जाता है जैसे कौमी खेल है, तो उसके हवाले से बात कर लेते हैं। उसके लिए भी 2023 की अगर हम ओवरऑल बात करें तो अच्छा साल साबित नहीं हुआ। इन टर्म्स ऑफ एशिया कप, उसमें भी हम हारे। उसके बाद हमारी जो तैयारी थी वर्ल्ड कप को लेकर, उस पर बड़ी तनकीद हुई, वर्ल्ड कप से भी हम बाहर हो गए। तो ये साल स्पोर्ट्स के लिहाज से कुछ अच्छी यादें नहीं छोड़कर जा रहा। लेकिन क्या 2024 कुछ चेंजेस देखेंगे?
नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2023 पे पहले तो हम बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ कमियां रह गई, क्या कोताहियां थी। वैसे तो हमने वर्ल्ड कप में भी ओवरऑल डिस्कस किया था, एशिया कप में भी, लेकिन मैं चाहूंगी कि रिफ्रेश कर लें ताकि वो गलतियां 2024 में दोहराई ना जाएं। देखिए 2023 पाकिस्तान में खेल के मैदान में सॉरी अगर हम बात कर लेते हैं तो कोई बहुत अच्छा साल नहीं रहा। आप क्रिकेट के मैदान में देख लें, हॉकी के मैदान में देख लें, फुटबॉल के मैदान में देख लें, जिस जगह भी आप चले जाएंगे आपको कोई एक ऐसी सिग्निफिकेंट कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दी। कोई आप कहें कि ठीक है अब हमें एक चीज कम से कम एटलीस्ट हमें ये कप्तान अच्छा मिल गया, चले हम देखेंगे ये फ्यूचर में बेहतर होगा। तो हमें एंड ऑफ द ईयर हमें अपने कप्तान को चेंज करना पड़ा कि जो कई साल से पाकिस्तान को लीड कर रहे थे कि ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। वर्ल्ड कप की अभी आपने बात की, एशिया कप की आपने बात की। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपने सब कॉन्टिनेंट में जो क्रिकेट खेली कोई बहुत ज्यादा बुरी नहीं खेली, लेकिन इवेंट्स में पाकिस्तान इतना ज्यादा कामयाब नहीं हो सका। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर लेता हूं तो पाकिस्तान का मिला जुला रद्द अमल रहा। ऑस्ट्रेलिया में हम हारे, श्रीलंका से हम 2 टेस्ट मैच जीते, न्यूजीलैंड से हम 1 टेस्ट मैच ड्रॉ खेले, जो 5 में से ये हमारा रिजल्ट रहा। देन अगर मैं ओडीआई की बात कर लेता हूं तो ओडीआई में भी पाकिस्तान ने 18 मैचेस में से 10 में फतवात हासिल की, लेकिन वो फतवात क्रूशल जगह पे नहीं थी, उस जगह पे नहीं थी कि जहां पूरी कौम अपनी टीम की जानिब देख रही थी। तो 2023 किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए बेहतर साल नहीं रहा। हमारा वो बैटर बाबर आजम के जो बहुत फास्टेस्ट रन स्कोर किया करते थे 2023 से पहले, 2023 में वो टेस्ट क्रिकेट में कोई एक निफ सेंचुरी नहीं बना सके। वर्ल्ड कप में और एशिया कप में कौम उनकी फॉर्म को तलाश करती रही। कुछ मिस्टेक्स थी जिन्हें 2023 में दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर उन्हें दूर नहीं किया जा सका। क्या उन्हें 2024 में दूर करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसपे फोकस करना होगा। देखिए आपके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट ना हॉकी में आ रहा है, ना फुटबॉल में आ रहा है, और मैं बहुत ही अफसोस के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ कि हमारा क्रिकेट का टैलेंट भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं जाके अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट देखता हूँ कि क्या पैट्रन्स ट्रॉफी हो रही है, क्या कायदे आजम ट्रॉफी हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कौन सा टैलेंट और हमारा फ्यूचर क्या होगा। ये फॉलो नहीं है तो क्या होगा। अभी वकार यूनुस का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान जो सरजमीन हुआ करती थी फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करने की, वो फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है। उन्होंने जो सबसे अफसोसनाक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी किसी को नहीं देख रहा हूँ कि चलो अगर ये नहीं है तो इनकी जगह पे ये रिप्लेसमेंट आ रही है। तो हमें बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है, बहुत फोकस होके काम करने की जरूरत है। देखें अगर मैं परफॉर्मेंस अगर देखता हूँ तो इसमें टेस्ट क्रिकेट में 537 रन सऊद शकील के मुझे दिखाई दे रहे हैं, 380 मुझे आगा सलमान के दिखाई दे रहे हैं, अबरार अहमद की 15 विकेटें मुझे टेस्ट क्रिकेट में दिखाई दे रही हैं, जो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे इस साल। अबरार को ना आपने एशिया कप में शामिल किया, ना आपने वर्ल्ड कप की बातें होती रही। आप अपनी नियतों को तो सही करो। सबसे पहले बात ये हो रही है कि हमारे यहाँ पर वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे यहाँ पे अगर कोई अथॉरिटी हो जाता है बस वो फिर कहता है मैं ही अथॉरिटी हूँ। सर लेकिन ये जो वर्ल्ड कप के बाद जो उखाड़ पिछाड़ हुई, आप समझते हैं कि उससे हम कुछ उम्मीदें रखें कि 2024 में कुछ बेहतरी होगी? देखिए बाबर आजम को अगर कप्तान रिप्लेस किया गया तो ये सही फैसला था। बाबर आजम के लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए बेहतर हुआ। एक तो बाबर आजम जिस वक्त जिन्हें कप्तानी मिली थी उसके बाद जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जो बंच ऑफ प्लेयर्स उनके साथ था, वो इस वर्ल्ड कप तक उनके साथ नहीं था। और फिर जब तक आप कप्तानी में अपने हनीमून पीरियड को एंजॉय करते हैं, जब तक एक तगड़ा बंच ऑफ प्लेयर्स आपको सपोर्ट कर रहा हो, और जब वो सपोर्ट आपके पीछे से हट जाती है तो फिर आपकी अपनी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। और ये हम नोट कर रहे थे कि बाबर आजम, इवन के आपको याद होगा एशिया कप से पहले बाबर आजम ने कहा था कि मुझे पता है मेरे 16 कौन से होंगे, और वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान से मैच आ रहे थे तो कोई बाबर आजम के कंधे पे हाथ रख देता तो वो रोना शुरू कर देते। वो इतने डिसहार्ट हो गए थे, और इवन ये भी कहते हुए दिखाई दिए थे कि अगर ग्राउंड में खिलाड़ी जान नहीं मारेंगे तो मैं अकेला क्या कर लूंगा, फील्डर्स मेरा साथ नहीं दे रहे। तो वो इतने बेबस भी दिखाई दिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी रही है, फसाना रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन
आप एक चीज बहुत सोच जाए, हमारी जो थिंक टैंक है, हमारी ये जो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखे। किसी एक शख्स को इन चीज़ों पर बिल्कुल फोकस करने की बेहद ज़रूरत है, तभी हम एक राइट जो पाथ है वो ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सपर्ट। नाजरीन, चूँकि हम सियासी मंजरनामे पे हम बात करने की कोशिश की, हमने ये भी कोशिश की कि मुल्क में हम अपना किरदार किस तरह से निभा सकते हैं किसी भी शोबे में बेहतरी लाने के लिए, और साथ ही साथ हमने कोशिश की कि इस शो को थोड़ा खसूसी तौर पर एक पूरा पैकेज बनाएं जिसमें हम हर चीज़ पे बात कर सकें। तो मुआशी सूरत हाल को डिस्कस ना करें ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मईशत के लिए ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा 2023। इसकी इब्तदा अगर हम देखी जाए तो पाकिस्तानी मईशत के लिए कुछ अच्छी नहीं थी। अवाम ने महंगाई के बेकाबू जिन को भुगता, मुल्क संगीन चैलेंजेस का शिकार रहा, दिवालिया के खतरात मंडलाते रहे, लेकिन इस इंतहाई नाजुक सूरत हाल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने मईशत की बहाली, बेहतरी और सुधार का बेड़ा उठा लिया, और उन्हीं की कोशिशों से मुल्क की कमज़ोर मईशत ने इस्तेहकाम की जानिब कदम बढ़ाया। अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने 76 साल तारीख का कामयाब तरीन बिजनेस किया है। तो जनाब, अभी जो मुआशी आशारिये हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन हैं। पेट्रोल की अगर हम बात करें, डीजल की बात करें, इसके अलावा जो डॉलर था उसकी कीमत में भी कुछ बेहतरी आई, कुछ इस्तेहकाम आया, जिस तरह से डॉलर तेज़ी से ऊपर जा रहा था। इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ माहिर मुआशियत मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, उनको वेलकम कहेंगे शो में। खाकान साहब, अभी चूँकि 2023 का एंड हो चुका है और हम 2024 में दाखिल होने जा रहे हैं, तो मुआशी स्टैट्स क्या कहते हैं? अब मज़ीद बेहतरी आएगी या फिर यहीं पे मामला थम जाएगा? जो एक जितना रिलीफ मिलना था वो मिल चुका? So, जो 2023 गुजरा है, it's literally a tale of two halves, right? जो पहला हाफ था वो बगैर IMF के, सेकंड हाफ IMF प्लस दी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिसमें स्मगलिंग, होर्डिंग, डी-डॉलराइजेशन और अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभालना था। अगर आप इन दो हिस्सों को देखें तो दूसरे हिस्से में स्पेशली रिफॉर्म्स कुछ हुए, तो उससे और प्लस जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए तो आपको कुछ तकवीयत मिली, आपके कुछ इशारे बेहतर हुए, कुछ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है वो दिखाई देना शुरू हुई। अब जहाँ पे खड़े हुए हैं, अगला जो 6 माह है वो पाकिस्तान के लिए 3 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस होने जा रही हैं। इन ट्रांजिशंस को अच्छी तरह मैनेज करना, स्मूथली मैनेज करना और टाइमली मैनेज करना। एक 8 फरवरी की ट्रांजिशन है, फिर एक IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अप्रैल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है। उसके लिए हमें एक नए प्रोग्राम में जाना है, दिस इज रियली एसेंशियल फॉर अस। और तीसरी ट्रांजिशन ये है कि हमने एक बजट प्रेजेंट करना है जो अवामी उमंगों का ना सिर्फ उनको सामने रख के बनाया जाए, बल्कि वो ट्रूली पाकिस्तान का जो मालियाती रिफॉर्म है वो दिखाए। क्या हम ये 3 काम कंफर्टेबली कर पाएंगे? अगर तो ऐसा हुआ, और मुझे कभी उम्मीद है कि हम ये कर पाएं, तो हम SIFC के फ्रेमवर्क में रहते हुए अगला साल जो है वो बेहतर डिफाइन कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। एक्सटर्नल जो हमारे ज़खायर हैं वो बढ़ें, हमारी जो मालियाती खसारा है वो कम हो, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कलीदी काम करें। अब ये सारा ओनर्स जो है वो एक तो है कि SIFC के अंडर एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, फिर एक आने वाली गवर्नमेंट अपनी इंटेलिजेंस, अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी टीम जो है वो लेकर आए और वो लोगों को दिखाए कि वो उनके उमंगों पर पूरा उतर रही है। और लोगों के लिए खास 8 फरवरी को ये है कि वो जब वोट डालें तो थोड़ी सी आइडियोलॉजी पे बेस करके डालें और ये सोच के डालें कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने उनके सामने ऐसा मंशूर रखा है। ये जो अभी IMF की आप बात कर रहे थे, क्योंकि IMF ने बड़ा टफ टाइम हमें 2023 में सामना रहा, बड़े पापड़ बेलने पड़े, मुल्क दिवालिया होने से बच जाए, सारी सूरत हाल ये दिवालिया होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा, ये ज़ेरे बहस रहा IMF। तो अभी ये जो आपने ट्रांजिशन की बात की, ये किस मंथ में होगा, कब तक ये मुमकिन है? और आप समझते हैं कि अभी हालात बिल्कुल ऐसे हैं जिसमें हम स्मूथली ये जो आगे हमारे सामने IMF का एक पहाड़ होगा, इसको अबूर कर लेंगे? So Amna, you've put it absolutely right. देखें, अगर IMF आप पहले 6 माह में इन एंड आउट ना करते 2023 में, तो आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर $3 अरब से नीचे ना जाते, तो जो डिफॉल्ट की बातें थी वो नहीं होती। आज मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, ज़खायर $7.7 अरब पे हैं। देखिए, अप्रैल में ये प्रोग्राम खत्म होता है, मार्च में एक नई हुकूमत आएगी, टाइम पीरियड बहुत कम होगा पाकिस्तान के लिए उस ट्रांजिशन को करने के लिए। जब भी पाकिस्तान ने IMF के प्रोग्राम को डिले किया है,
क्योंकि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक चैलेंज खड़ा हुआ है। हमने अगले साल भी 25, 28, 30 अरब डॉलर जमा करने हैं। इस साल भी अगले 6 माह में अभी भी हम 5-6 अरब डॉलर जो हैं उन पे शॉर्ट हैं और वो हमने पूरे करने हैं। सो प्लीज कीप द IMF अम्ब्रेला। ये कोई अच्छी चीज नहीं है आमना। दैट डजंट मीन कि हम 23वें प्रोग्राम को कर रहे हैं, 24वें की मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि ICU का डॉक्टर है उसके पास ही रहिए। बात ये है कि उससे निकलने के लिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द हार्ड डिसीजंस। कीमतें बढ़ाना हार्ड डिसीजन नहीं होता आमना। कीमतें बढ़ाना आसान तरीन डिसीजन होता है। डिस्कोस को ठीक करना, जेनकोस को ठीक करना, PIA को बेचना, पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन करना, पाकिस्तान की टैक्स बेस को ब्रॉडन करना, पाकिस्तान को में इन्वेस्टमेंट लाना, ये हार्ड डिसीजंस हैं। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को ठीक करना। सो मेक द टफ कॉल्स इन द नेक्स्ट ईयर एंड द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। और ये बोझ तो ज्यादा जो है वो पॉलिटिशियंस पे जाना चाहिए। मैं फिर एक बात आखिर में कहूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पाकिस्तान इज नॉट इन एनी अदर क्राइसिस। ये सब मैनिफेस्टेशंस हैं। पाकिस्तान का ट्रू क्राइसिस कॉम्पिटेंस का है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो या वो प्राइवेट सेक्टर का हो। इसको ठीक कीजिए। दुनिया में तरक्की हमेशा काबिल हजरात या खवातीन ने वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस को संभाल कर की है। पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। वन लाइनर बता दें क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अवाम के लिए सादा अल्फाज में पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलेगा 2024 में महंगाई की इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन? रियली अवाम के लिए ये है कि अभी भी हालात ऑन द टफर साइड हैं, तो प्लीज़ अपना जो घर है उसको ऐसे चलाइए कि आप जितनी सेविंग्स कर सकते हैं वो करें ताकि आपकी जो रकूम है वो महफूज रहें और आप ये वक्त गुजार सकें। बट दूसरी बात ये कि अपने आप को जितना बेहतर करेंगे उतना ही पाकिस्तान बेहतर होगा। हर एक की पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो मिनहासुल कौम हम बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया खाखान नजीब साहब, 2000 के आखिर में भी हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह 2024 में भी साथ होंगे। नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले साल यानी 2024 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।